हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चंद्रयान 3 की सफलता देख इसरो का मुरीद हुआ रशिया, चीन का दामन छोड़ थामेगा भारत का हाथ। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां चीन पाकिस्तान की कांप जाएगी रूह जब समंदर में गरजेगा भारत का INS महेंद्रगिरी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इसकी बड़ी खासियत आपको, साथ ही साथ बताएंगे जहाँ पहले बदला अरुणाचल प्रदेश का नक्शा, अब ढिठाई पर उतरा चीन, भारत की आपत्ति पर आया अब ड्रैगन का बयान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अब चाइना ने भारत का रिप्लाई किया है दोस्तों इस नक्शे पर, क्या कहा चीन ने वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भाषण रोक ओवैसी ने डांटा, SP ने FIR की बात कह दी। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारियां आपको बताएंगे। राशन कार्ड से जुड़ी खबर दोस्तों, और छुट्टी में क्या अस्पताल खुले रहेंगे, सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का आप दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चंद्रयान 3 की सफलता देख इसरो का मुरीद हुआ रशिया, चीन का दामन छोड़ थामेगा भारत का हाथ। बता दें, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग के बाद रशिया भारत का मुरीद हो गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस भारत के इसरो के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने को तैयार है। इस बात की पुष्टि दोस्तों सोमवार को हुई, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर दोबारा बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। रूस वर्तमान में अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन लूना 25 की असफलता के बाद चीन की रवैये को देखकर रशिया ने भारत के साथ हाथ मिलाने का सबसे बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने अपने बयान में कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई दी। इस दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और विकसित करने की तत्परता की पुष्टि भी की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चीन को छोड़ करके जो रशिया भारत की तरफ आ रहा है दोस्तों, इसरो की तरफ आ रहा है, वाकई में रशिया ने सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया है। अगर आप ये मानते हैं तो कमेंट में अपनी बात जरूर रखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इसरो को और PM मोदी जी को आगे की रणनीति के लिए ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा, ताकि हर चीज सक्सेसफुली हो सके। बात करते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन पाकिस्तान की कांप जाएगी रूह जब समंदर में गरजेगा भारत का INS महेंद्रगिरी। बता दें, समंदर में भारत पहले से ज्यादा ताकतवर होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 1 सितंबर को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा विकसित भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी मुंबई में लॉन्च किया जाएगा। ये उन्नत स्टील्थ सुविधाओं, उन्नत हथियारों, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस है। महेंद्रगिरी तकनीकी रूप से उन्नत है और यह स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के भविष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी समृद्ध नौसैनिक विरासत को अपनाने के भारत के दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भारतीय सुरक्षा बेड़े में इसके शामिल होने से चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। आपको बता दें दोस्तों, आखिर है क्या महेंद्रगिरी। आपको बता दें, नौसेना का युद्धपोत महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में विकसित किया गया है, जबकि परियोजना 17A के तहत 4 युद्धपोत मुंबई के मझगांव में बनाए गए थे। शेष 3 पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में विकसित किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप इसके पूरे खासियत को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर पहले बदला अरुणाचल का नक्शा, अब वो दिखाने लगा अकड़, भारत की आपत्ति पर आया ड्रैगन का बयान। बता दें, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को नक्शे में शामिल करने के बाद जब भारत ने कड़ी आपत्ति जताई तो चीन ढिठाई पर उतर आया है, यानी ऐंठ पर उतर आया है। बीजिंग ने बुधवार को कहा कि यह संप्रभुता का एक सामान्य अभ्यास था। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि चीन के स्टैंडर्ड मानचित्र के 2023 एडिशन को जारी करना कानून के अनुसार देश की संप्रभुता का सामान्य अभ्यास है। चीनी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि उम्मीद है कि संबंधित पक्ष से निष्पक्षता से लेंगे और इसकी अधिक व्याख्या नहीं करेंगे। चीन ने सोमवार को अपने स्टैंडर्ड मानचित्र का 2023 एडिशन जारी किया है, जिसमें पूर्वी लद्दाख में भारत के अरुणाचल और अक्साई चीन क्षेत्र पर अपने दावों सहित तमाम विवादित क्षेत्रों को अपना भूभाग बताया है। मानचित्र में ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर भी चीन के हिस्से के तौर पर शामिल हैं। दोस्तों, भारत ने चीन के इस कदम का कड़ा विरोध भी किया और कहा कि ऐसे कदम केवल सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि नई दिल्ली ने चीन के तथा कथित 2023 स्टैंडर्ड
विकर्ण मानचित्र पर चीनी पक्ष के साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जो भारत के क्षेत्र पर अपना दावा करता है। लेकिन दोस्तों चीन ने अरुणाचल प्रदेश और रक्षाई चीन को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाने वाले 2023 के लिए एक नया जो मानचित्र जारी किया दोस्तों, उसका बचाव करते हुए बुधवार को जो बयान दिया गया है, क्या आपको लगता है ये पर्याप्त है? उसने जो कहा है कि इस नक्शे का ज्यादा से ज्यादा अर्थ ना निकाला जाए भारत के द्वारा, यानी कि दोस्तों चाइना नक्शे में हर किसी को अपना हिस्सा बता दे, लेकिन भारत अगर उसका अर्थ निकाले तो उसके लिए भी वो मना कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दादागिरी दिखा रहा है चीन भारत को, और भारत को इसका करारा जवाब देना चाहिए, तो कमेंट में दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और मोदी सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए दोस्तों, सुझाव देना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज रक्षाबंधन के दिन आप सभी को रक्षाबंधन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ दोस्तों कितने लोग हैं जो आज रक्षाबंधन मना रहे हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि बीते दिन भी रक्षाबंधन मनाया गया है। ऐसे में जो इस वीडियो को देख रहे हैं बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गिलगित बाल्टिस्तान में गृह युद्ध के हालात, स्थानीय लोगों ने भारत के साथ मिलने की दे डाली धमकी। जी हां, पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने नेताओं की जल्द रिहाई की मांग की है और धमकी दी है कि अगर उनके नेताओं को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ देंगे और भारत के साथ मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पर गिलगित बाल्टिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो कारगिल चले जाएंगे। ये एक तरह से संकेत है कि वो भारत के साथ मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो में दिखाई दे रहा है साफ साफ की प्रदर्शनकारी कारगिल जाने के नारे लगा रहे हैं। बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान में एक शिया धर्मगुरु के खिलाफ FIR हुई है, जिसको लेकर समुदाय के लोगों में नाराजगी है। और दोस्तों जितने भी लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि हम कारगिल के साथ मिल जाएंगे, यानी कि दोस्तों भारत के साथ वो मिलने की मांग कर रहे हैं। उनके बयान से साफ दिखाई दे रहा है कि वो पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तान के लोगों से पूरे तरीके से फेड अप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। अब उनको भारत के साथ ही रहना है दोस्तों, उन्होंने पूरा मन बना लिया है। अब क्या भारत सरकार को इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां जयशंकर जी से न्यूयॉर्क में मिलेंगे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री। चीन की बढ़ेगी टेंशन। जी हां, न्यूयॉर्क में अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने की संभावना है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन वाला क्वाड क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता की पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि क्वाड के विदेश मंत्री गठबंधन के ढांचे के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ावा देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर जी, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने पिछली बार मार्च में भारत में चर्चा की थी। बैठक के दौरान इन विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के लिए समूह की प्रतिबद्धता जताई थी और कहा था कि ये कानून के शासन, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को दृढ़ता से समर्थन करता है। विदेश मंत्रियों ने 2023 में जापान की G7 की अध्यक्षता, भारत की G20 की अध्यक्षता और संयुक्त राज्य अमेरिका के APEC यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के मेजबान वर्ष के साथ क्वाड के एजेंडे को संरेखित करने और पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की भी प्रतिबद्धता जताई थी। अब ऐसे में दोस्तों चाइना की टेंशन तो जरूर बढ़ेगी इस मीटिंग के बाद। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां UAE में होने वाले COP28 को सफल बना सकता है भारत। G20 शिखर सम्मेलन में है बहुत बड़ा मौका। बता दें कैसे, भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आप सभी जानते ही हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। साथ ही साथ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 85% और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 80% प्रतिनिधित्व करता है। 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आगामी G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में सार्थक, व्यवहारिक और प्रभावशाली परिणामों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये तय करेगा कि G20 समूह के देश ऊर्जा और वित्त वार्ता के 2 प्रमुख मुद्दों में किस बात पर सहमत है। दुनिया उस दोराहे पर जहां पेरिस समझौते को 7 साल हो चुके हैं और साल 2030 तक अपने उत्सर्जन पर लगाम कसने में तथा उसमें 43% कटौती करने में भी अभी 7 साल बाकी है। जी हाँ, साल 2030 तक जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील देशों में टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये सऊदी अरब में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच होने जा रही आगामी COP28 की सफलता की कुंजी है। विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार है, लेकिन इसका सबसे अधिक
खामियाजा भुगतते हैं। भले ही क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में अधिक वित्तीय संसाधनों वाले विकसित देशों से आर्थिक कठिनाइयां से जूझ रहे गरीब, अधिक असुरक्षित और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया, जो भारत के लिए दोस्तों वाकई में बड़ा ही मील का पत्थर होने वाला है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी पर 24 देशों में हुआ बड़ा सर्वे। भारत पर क्या सोचते हैं विदेशी, क्या है पूरी रिपोर्ट आपको बता दे। लोकसभा चुनाव और G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर एक विदेशी कंपनी की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। इस विदेशी रिपोर्ट को PEW रिसर्च सेंटर ने जारी किया। इस सर्वेक्षण में 24 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट में यह सवाल पूछा गया था कि उनका प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कैसा दृष्टिकोण है। ये भी पूछा गया कि क्या भारत का विदेश में दबदबा है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट बीजेपी को खुश करने वाली है। सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 80% भारतीयों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण है और लगभग 10 में से 7 भारतीयों का मानना है कि उनका देश हाल ही में अधिक प्रभावशाली हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले जारी किए गए PEW सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में भारत के बारे में जनता की राय आमतौर पर सकारात्मक थी और औसतन 46% लोगों ने भारत के बारे में अनुकूल विचार व्यक्त किए, जबकि 34% लोगों ने प्रतिकूल विचार व्यक्त किए। 16% ने कोई भी राय देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल में भारत के बारे में विचार सबसे अधिक सकारात्मक है, जहां 71% लोगों का कहना है कि वे देश के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं। PEW की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी के वैश्विक विचारों, भारत की वैश्विक शक्ति पर फोकस है। यह सर्वेक्षण 24 देशों के 30,861 वयस्कों के बीच 20 फरवरी से 22 मई तक किया गया था, जिसमें भारत के 2611 लोग शामिल थे। दोस्तों, अगर आपको बता दें कि यह सर्वेक्षण क्या कहता है, दरअसल मंगलवार को जारी सर्वेक्षण परिणाम के अनुसार लगभग 10 में से 8 भारतीय PM मोदी के बारे में अनुकूल विचार रखते हैं, यानी कि 80% लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पॉजिटिव विचार रखते हैं। दोस्तों, अनुकूल विचार रखते हैं, जिनमें से यानी कि उन 80% में से भी 55% लोग सबसे ज्यादा PM मोदी जी के लिए अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं, यानी कि एक तरीके से यूं कह लें कि PM मोदी जी के फैन वाले भी लोग बहुत हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का यह दूसरा कार्यकाल है और वो 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरा कार्यकाल भी चाह रहे हैं। PEW सर्वेक्षण में पाया गया है केवल 5 हुए भारतीयों ने 2023 में PM मोदी के बारे में प्रतिकूल राय व्यक्त की है। बहरहाल दोस्तों, क्या आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 के लोकसभा में फिर एक बार PM बनते हुए देखना चाहेंगे? देखते दोस्तों आप लोग क्या जवाब देते हैं कमेंट में। हमारा सर्वे कमेंट के माध्यम से ही हो जाएगा, देखते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय रख सके। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां दिल्ली से पहले पाकिस्तान जाएंगे सऊदी प्रिंस, सेना प्रमुख से करेंगे मुलाकात। क्या भारत से करवाएंगे ये दोस्ती? आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत जा रहे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब पहले पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सऊदी प्रिंस 10 सितंबर को पाकिस्तान के संक्षिप्त दौरे पर पहुंच सकते हैं। इस दौरान सऊदी प्रिंस पाकिस्तान के केयर टेकर PM अनवार उल हक काक्कर और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान से ही सऊदी प्रिंस नई दिल्ली के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। सऊदी प्रिंस का भारत और पाकिस्तान का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि खाड़ी देशों की ओर से इस्लामाबाद पर नई दिल्ली के साथ दोस्ती का दबाव बढ़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और सऊदी अरब तथा UAE के लोन के बल पर डिफॉल्ट होने से बचा हुआ है। सऊदी अरब और UAE दोनों ने अब पाकिस्तान से साफ कह दिया है कि वे मुफ्त में पैसा नहीं देंगे और यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को अपने राष्ट्रीय परिसंपत्तियों में UAE और सऊदी अरब को हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान की एक खान में अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, सऊदी अरब करीब $3 अरब की मदद देने जा रहा है, जिससे ग्वादर में एक तेल रिफाइनरी बनेगी। इससे पहले सऊदी अरब और UAE ने कंगाल पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी, जिससे IMF से लोन का रास्ता साफ हो गया। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के पत्रकार कामरान यूसुफ के मुताबिक यह देश अब पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते सामान्य करें। सऊदी अरब और भारत की दोस्ती इन दिनों अपनी नई ऊंचाई पर है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने सऊदी अरब को इस संगठन का सदस्य बनाने का खुलकर समर्थन भी किया। पाकिस्तानी पत्रकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ की सरकार बनती दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ को सेना का समर्थन प्राप्त है और अब उनके पास भारत के साथ रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी होगी। नवाज शरीफ को सऊदी अरब और UAE का बहुत करीबी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर अब आपकी क्या राय होने वाली कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने बहुत से दुश्मन देशों की भी मदद करवाई है दोस्तों, उनके बीच में दोस्ती करवाई है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की दोस्ती भारत के साथ करवा पाएंगे? दोस्तों क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और क्या भारत इतनी आसानी से पाकिस्तान के लिए हाँ कह सकता है? अब आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता क्या विचार रखती है। साथ ही साथ दोस्तों अब जो हम आपको आगे खबर
खबर बताने वाले हैं उससे आपको ये साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान कभी भी भारत का दोस्त नहीं बन सकता। आपको बता दें अभी की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी 9वीं क्लास का बच्चा कह रहा है कि मेरा बस चले तो हिंदुओं का कत्ल कर दूं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सपोले में कितना जहर है अब आपको बता दें। इस्लाम की बुनियाद पर बने पाकिस्तान की पिछले 75 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से कुछ बात रही है तो वो ये है कि उसने पूरे देश को जहरीला बयान दिया है। पाकिस्तान के लोगों में हिंदुओं के खिलाफ किस हद तक जहर भर दिया गया है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले इसे छात्र यानी छात्र कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी छात्र कहेंगे क्योंकि 9वीं क्लास का है। उसकी बातों को सुनकर समझा जा सकता है। पाकिस्तान में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले इस जहरीले जीव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये हिंदुओं का कत्ल करने की बात कह रहा है। पाकिस्तान से वायरल हुआ ये मामला न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि परेशान करने वाला भी है। कासिम मुनीर नाम के एक यूट्यूबर जिसके यूट्यूब पर लगभग 8000 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के लोगों के साथ बातचीत की। कासिम ने बताया कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जिसे पाकिस्तान में आजाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ आम वस्तुएं इतनी ऊंची दर पर बेची जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय कश्मीर में बहुत सस्ती दर पर उत्पाद बेचे जा रहे हैं। तो फिर पीओके के लोग कैसे जम्मू कश्मीर से ज्यादा खुशहाल हैं? कासिम ने ये बताने की कोशिश की थी कि भारत में रहने वाले कश्मीरी पाकिस्तान और पीओके के लोगों की तुलना में काफी आरामदायक स्थिति में है। इसी मुद्दे पर दोस्तों बात करते हुए 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने जो कहा वो खतरनाक था। छात्र ने यूट्यूबर से बात करते हुए कहा कि वो हिंदुओं को मार डालेगा क्योंकि वे गैर मुस्लिम हैं, जिस पर दोस्तों यूट्यूबर कासिम ने हैरानी जताई और उस छात्र को बताने की कोशिश की कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमान तो हिंदुओं के साथ काफी आराम से रहते हैं। तो कक्षा 9 के पाकिस्तानी लड़के ने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति अभी भी भारत से बेहतर है क्योंकि सरकार भारत के मुसलमानों के खिलाफ अन्याय करती है। अब ऐसे में दोस्तों उस छात्र के मुंह से बात सुनने के बाद वाकई में आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि उस छात्र को क्या पढ़ाया जा रहा है। उसके दिमाग में भारत और भारत के हिंदुओं या यूं कह लें कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कैसी भावना डाली जा रही है। दोस्तों उसको क्या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसको क्या मदरसे में शिक्षा दी जा रही है, ये वाकई में बड़ा ही खतरनाक समस्या खड़ा हो सकता है पाकिस्तान का, जो भारत के लिए भी बहुत बड़े खतरे की बात है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या कभी भारत पाकिस्तान का दोस्त बन पाएगा? बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट में। इस पर विचार करते हुए देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां फ्रांस ने अल्जीरिया से लिया बदला। आखिर कैसे ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी की एक चाल से फेल हो गया शी जिनपिंग का प्लान, बता दें। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। ये सम्मेलन 22 से 24 अगस्त तक चली थी। इस दौरान भारत के अलावा चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया भी शामिल हुए थे। इस बार हुए ब्रिक्स सम्मेलन में 6 नए देशों को भी शामिल किया गया, जिसमें अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, मिस्र, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल हुए। हालांकि इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया लंबे समय से ब्रिक्स प्लस में शामिल होना चाहता था। हालांकि पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन में यह संभव नहीं हो सका। अरब मीडिया द क्राडाल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे भारत का सबसे बड़ा हाथ रहा। भारत ने फ्रांस के कहने पर उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र अल्जीरिया के विरुद्ध अपने वीटो का इस्तेमाल कर ब्रिक्स प्लस में एंट्री को ब्लॉक ही कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अल्जीरिया के डिजायर ट्यूब से बात करने वाले जानकार सूत्रों का कहना है कि फ्रांस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले अपने भारतीय समकक्षों से संपर्क किया था। उन्होंने भारत के ब्रिक्स प्लस ब्लॉक में अल्जीरिया के एंट्री को रोकने के लिए वीटो करने का आग्रह किया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां कभी इसरो से आगे थी पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार को, अब हालात ऐसे हैं कि बजट के नाम पर मिले हैं मात्र 200 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारत की इसरो की तरह पाकिस्तान की भी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम सुपारको है। हालांकि ये अब तक उनकी उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई है जितनी इसरो ने की है। इस बार बजट में इसको मात्र 200 करोड़ रुपए ही मिले। जी हाँ, पाकिस्तान ने 16 सितंबर 1961 में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी सुपारको बनाया, वो भी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के आधिकारिक गठन से करीब 8 साल पहले। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। साउथ एशियन वॉइस के मुताबिक सुपारको को शुरुआत में स्पेस में काफी सफलताएं हासिल हुई। 1960 के दशक में इसे अमेरिका का साथ मिला। अमेरिका को 1960 के दशक में मून मिशन की लॉन्चिंग के लिए लोकेशन की तलाश थी। हिंद महासागर लॉन्चिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जगह थी। इस वजह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब आया। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस स्पेस एजेंसी ने अब तक कोई बड़ा काम नहीं किया है। पाकिस्तान ने 62 साल में सिर्फ 5 सैटेलाइटें ही छोड़ी हैं। जी हाँ, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अब तक सैकड़ों सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। इसके अलावा मून मिशन को लेकर भी काम किया है। वहीं 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां AIMIM चीफ यानी असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भाषण रोक ओवैसी ने डांटा। SP ने कही FIR की बात आपको
आपको बताते झारखंड डुमरी विधानसभा उपचुनाव के दरमियान AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ओवैसी का संबोधन सुनने के लिए जुटी भीड़ में से एक युवक ने ये नारे लगाए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपना भाषण रोककर मंच से युवक को डांटा, तो वहीं SP ने जांच के बाद अज्ञात युवक के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। हालांकि अब ये पता लगाया जा रहा है कि सभा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले पर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में AIMIM नेता अब्दुल मोबीन रिजर्वी ने संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी। दूसरी तरफ डुमरी प्रशासन भी इस वीडियो की जांच करने में जुटा हुआ है। उधर NDA नेताओं ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन दोस्तों, सब में सोचने विचार करने वाली बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के ही जनसभाओं में ऐसे नारे क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन रद्द, संसद की विशेषाधिकार कमेटी ने दी थी मंजूरी। बता दें, संसद की विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी को राहत देते हुए बुधवार यानी 30 अगस्त को लोकसभा से उनका निलंबन रद्द कर दिया। इससे पहले बुधवार को ही विशेषाधिकार समिति ने चौधरी का निलंबन रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद के मानसून सत्र के दौरान उनकी कुछ टिप्पणियों के कारण निलंबित किया गया था। चौधरी ने निलंबन को रद्द किए जाने की उम्मीद जताई थी। बुधवार को दिन में उन्होंने कहा था कि चेयरमैन ने उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, प्रदेश सरकार हर राशन कार्ड धारक का कराएगी बायोमेट्रिक सत्यापन, टॉल मशीन होंगी ऑनलाइन। जी हां, प्रदेश सरकार हर राशन कार्ड धारक का बायोमेट्रिक सत्यापन कराएगी। कुल 15 करोड़ लाभार्थियों की eKYC यानी ऑनलाइन सत्यापन कराने का फैसला किया गया है। इसके लिए खाद्य विभाग को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। सस्ते गल्ले की दुकानों से अनाज व अन्य चीजों के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत ही प्रत्येक लाभार्थी को कोटेदार के यहां जाकर ePOS मशीन के जरिए आधार में लगे अंगूठे का सत्यापन कराना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि असली व्यक्ति ही योजना का लाभ ले रहा है। इस प्रक्रिया को अगले 5 से 6 महीने में पूरा करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा सस्ते गल्ले की सभी 80,000 दुकानों पर टॉल मशीन भी लगाई जाएगी। ये टॉल मशीन सीधे ePOS मशीन से जुड़ी होगी। इससे जितना अनाज लाभार्थी को तौल कर दिया जाएगा, ePOS मशीन उतने की रसीद तत्काल निकाल कर दे देगी। ऐसे में दोस्तों, कितने लोग हैं जो इस वीडियो को उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, बताइएगा जरूर। बहरहाल दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सारी खबरें बड़ी अच्छी लगी होंगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके भाई बंधुओं में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक